गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। सोशियोलॉजी की क्लास में आपका स्वागत है। आज हम कक्षा 11 के अध्याय 4 को पढ़ेंगे, जिसका टाइटल है संस्कृति तथा समाजीकरण यानी कल्चर एंड सोशलाइजेशन। इस चैप्टर के अंदर मुख्यतः संस्कृति की परिभाषा, संस्कृति के आयाम यानी उसके डिफरेंट डायमेंशंस जो कि संज्ञानात्मक, मानकीय और भौतिक हैं यानी कॉग्निटिव, नॉर्मेटिव और मटेरियल एस्पेक्ट्स। संस्कृति का हमारी पहचान के साथ क्या संबंध होता है, हम इस पे भी बात करेंगे। सांस्कृतिक परिवर्तन कैसे होते हैं, इस पे बात की जाएगी। समाजीकरण यानी सोशलाइजेशन का प्रोसेस क्या होता है और उस प्रोसेस को इफ़ेक्ट करने वाले जो अभिकरण है या जो एजेंट्स हैं सोशलाइजेशन के, जैसे परिवार, समकक्ष समूह या पीयर ग्रुप, विद्यालय और जन माध्यम यानी मीडिया, इसके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। लास्ट में हम ये भी बात करेंगे कि क्या समाजीकरण और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का एक दूसरे के विपरीत है या इसका एक दूसरे के साथ क्या संबंध है। आज ये चैप्टर का पहला वीडियो है, इसलिए हम संस्कृति की परिभाषा और संस्कृति के जो विभिन्न आयाम हैं केवल उन्हीं पे डिस्कशन करेंगे। चित्र में आपको दिखाई दे रहा है दो विभिन्न तरह के खाने हैं। एक खाना जिसके अंदर रोटी, चावल और बहुत वैरायटी की चीज़ें हैं। दूसरी तरफ आपको एक बर्गर दिखाई दे रहा है, फ्रेंच फ्राइज दिखाई दे रही हैं। जनरली अगर हम इसको कैटेगराइज करते हैं तो भारतीयों का जो खाना है, भारतीय परंपरागत जो खाना है, वो लेफ़्ट साइड में दिखाए गए खाने से आता है और राइट साइड का जो खान पान का संबंध है वो संबंध हम वेस्टर्न कंट्रीज़ के साथ या उनके लाइफस्टाइल के साथ देखते हैं। आपके सामने फिर से कुछ खाना है। ये दोनों ही खाने भारतीय खाने हैं, लेकिन इनमें भी अंतर दिखाई दे रहा है कि कोई किसी में कम वैरायटी है, किसी एक और दूसरे स्थान पर बहुत सारी वैरायटी चीज़ों की दिखाई गई है। तो एक नॉर्थ इंडियन थाली हो सकती है और एक साउथ इंडियन जो एक थाली है जिसके अंदर बहुत सारी वैरायटी में खाना दिया गया है। एक अन्य फोटो दिखाई दे रहा है आपको किसी एक विशेष अवसर, शादी के अवसर पर किस तरीके से जो ईस्टर्न कंट्रीज़ हैं यानी हम जिन कंट्रीज़ में हम आते हैं, जो पूर्वी गोलार्ध की ज़्यादातर जो सभ्यताएं हैं उनमें किस तरह से शादी के अवसर पर लोग दिखाई दे रहे हैं, जबकि वेस्टर्न कल्चर में इसी तरह के समारोह पे एक अलग तरह का पहनावा और अलग तरह की रस्में पाई जाती हैं। ये सब अंतर क्या हैं? ये सभी अंतर हम देखते हैं पहनावे से संबंधित, खान पान से संबंधित, वेशभूषा से संबंधित, रहन सहन से संबंधित या फिर हमारी भाषा से संबंधित क्या चीज़ें हम प्रयोग करते हैं, उन चीज़ों का क्या अर्थ होता है। जैसे ये सभी बच्चे दिखाई दे रहे हैं आपको, ये सभी नमस्कार कर रहे हैं, जिसको माना जाता है कि भारत में अभिवादन करने के लिए हाथ जोड़कर सामने वाले का स्वागत किया जाता है। तो ये एक तरह से सिंबल है किसी का स्वागत करने का। ये सभी जो एस्पेक्ट्स हैं, ये एस्पेक्ट संस्कृति के एस्पेक्ट हैं। एक संस्कृति को दूसरी संस्कृति से डिफ्रेंशिएट करने वाले कंपोनेंट। आइए अब हम इस बात पे चर्चा करते हैं कि जो शब्द संस्कृति या कल्चर हम प्रयोग करते हैं उसकी क्या क्या विशेषताएं हैं। संस्कृति सोचने, अनुभव करने और विश्वास करने का एक तरीका है। यानी आप किसी एक पर्टिकुलर संस्कृति के बारे में अगर बात कर रहे हैं तो उस संस्कृति में चीज़ें कैसे सोची जाती हैं, किस तरह के अनुभव उस संस्कृति का हिस्सा है, और लोग जो उस संस्कृति में विश्वास करने वाले लोग हैं उनका पर्टिकुलर चीज़ों को लेकर किस तरह का विश्वास है। संस्कृति को कहा जाता है कि ये लोगों के जीने का एक संपूर्ण तरीका है। एक संस्कृति के लोगों का जीने का तरीका दूसरी संस्कृति के लोगों से भिन्न हो सकता है। क्योंकि उनका सोचना, उनके विश्वास, उनके अनुभव, ये सब चीज़ें डिफरेंट हो सकती हैं। संस्कृति व्यवहार का सारांश है, यानी जो लोग जिस तरह से व्यवहार करते हैं उसका सम टोटल जो है हमें वो संस्कृति में दिखाई देता है। संस्कृति की अन्य जो परिभाषा है या एक और विशेषता है वो है कि संस्कृति सीखी जाती है, यानी संस्कृति में वो व्यवहार आता है जो व्यवहार हम
सीखते हैं, हम किसी भी समूह का सदस्य होने के चलते उस समूह से जो चीज़ें सीखते हैं वो सारी चीज़ें हमारी संस्कृति का हिस्सा होती है। संस्कृति सीखी हुई चीज़ों का एक भंडार है। संस्कृति सामाजिक धरोहर है, यानी समाज से हमें मिलती है जो कि व्यक्ति अपने समूह से प्राप्त करता है। बार बार घट रही समस्याओं के लिए मानकीकृत दिशाओं का एक समुच्चय है। संस्कृति जो है कुछ स्टैंडर्ड्स तय करती है और डायरेक्शन प्रोवाइड करती है किसी भी सोसाइटी और उस सोसाइटी के सदस्यों को कि उन्हें कैसे व्यवहार करना है। ये सब संस्कृति का हिस्सा होती हैं। लास्ट, व्यवहार के मानकीय नियमितीकरण हेतु एक साधन है और संस्कृति लगातार जो मानव व्यवहार है उसको कंट्रोल करने, उसको एक दिशा देने और साथ ही साथ उसे नियमित करने, उसको रेगुलराइज करने का एक तरीका होती है। तो यानी अभी जो हमने ऊपर बहुत सारी चीज़ें देखी कि लोग अगर किसी एक पर्टिकुलर तरह से काम करते हैं या किसी एक पर्टिकुलर ओकेजन पर लोग किस तरह से व्यवहार करते हैं, ये सारी चीज़ें इस बात से निर्धारित करती हैं कि हमारा कल्चर या हमारी संस्कृति हमें इन अवसरों पर किस तरह का व्यवहार करने की स्वीकृति देता है, किस तरह के कपड़े पहनने हैं, किस तरीके के रिचुअल्स हैं, हम क्या कर सकते हैं, क्या नहीं कर सकते हैं, हम ये सब अपनी संस्कृति से सीखते हैं। संस्कृति की सोशियोलॉजिस्ट ने जो परिभाषाएं दी हैं, दो मुख्य परिभाषाओं के बारे में हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। एक है जो टाइलर ने दी है। टाइलर के अनुसार संस्कृति वह जटिल पूर्णता है जिसके अंतर्गत ज्ञान, विश्वास, कला, नीति, कानून तथा अन्य संस्थाएं और आदतें शामिल होती हैं जिन्हें मनुष्य समाज के सदस्य के रूप में ग्रहण करता है। तो यानी एक व्यक्ति अपने समाज से जो बहुत सारे जो नॉलेज है, जो विश्वास हैं, जिस तरह की हैंडीक्राफ्ट्स हैं, जिस तरह की पॉलिसी है, जिस तरह के स्किल्स हैं या कानून कायदे हैं, ये सब चीज़ें सीखता है मनुष्य अपने समाज से। तो वो व्यक्ति उस समाज की संस्कृति को सीख रहा होता है। तो इस प्रकार संस्कृति ये सब चीज़ें इनकी जटिल पूर्णता है, यानी एक कॉम्प्लेक्स तरीके से एक होल बन के वो हमारे सामने आती हैं। पूर्णता में हम उसे देखते हैं और तभी हम ये कहते हैं कि फला व्यक्ति फला संस्कृति से रिलेट करता है या ये भारतीय संस्कृति है। तो उसमें वो बहुत सारी चीज़ें दिखेंगी कि ये व्यक्ति अगर भारतीय संस्कृति को अपने जीवन में, अपने व्यवहार में दर्शाता है तो वो दिखेगा कि भारतीय ज्ञान, भारतीय विश्वास, भारतीय नीति कानून हमें उसके पूरे व्यवहार में प्रदर्शित होते हुए दिखाई देंगे। साथ ही साथ दूसरे जो एक और सोशियोलॉजिस्ट हैं मेलिनोव्स्की, उन्होंने कहा है कि संस्कृति में उत्तराधिकार में प्राप्त कलाकृतियाँ, ऐसे आर्टिफैक्ट्स जो कि मनुष्य अपने से पहली जो पीढ़ी है उससे प्राप्त करता है, वो वस्तुएं, तकनीक, प्रक्रियाएं, विचार, आदतें और मूल्य शामिल है। यानी जो टेक्नोलॉजी हमें मिलती है, जिस तरह के विचार हमें मिलते हैं, एक सदस्य, समूह का सदस्य होने के चलते समूह हमें अपने आप ही वो सब चीज़ें दे देता है। तो वो सभी चीज़ें हमारी संस्कृति का हिस्सा होती हैं। हम ये भी देखते हैं कि जो संस्कृतियां हैं उनमें जो डिफरेंस पाया जाता है, वो डिफरेंस इसलिए भी पाया जाता है कि जो संस्कृतियां विकसित हुई हैं वो अलग अलग एरिया में विकसित हुई हैं और उस एरिया के अनुसार ही मनुष्य ने अपने आप को अडेप्ट किया है और उसी के अनुसार उसने बहुत सारी जो सांस्कृतिक गतिविधियां हैं उनको विकसित किया है। उदाहरण के लिए यातायात के साधनों के बारे में अगर हम देखें, ऐसी जगहें जहाँ पर नदियाँ हैं, मनुष्य ने नदियों को पार करने के लिए नाव का प्रयोग करना शुरू कर दिया और पानी और नदी से संबंधित ही कई बार उनके जो खेल हैं, उनके जो त्योहार हैं, वो कहीं ना कहीं हमें दिखाई देते हैं कि वो पानी से ही संबंधित हैं। जबकि दूसरी तरफ अगर यातायात के साधन एक मरुस्थल में देखें तो मरुस्थल में तो ऐसा नहीं है ना कि जिस तरीके से जहाँ पानी वहाँ नाव लोग यूज़ कर रहे हैं तो मरुस्थल में भी लोग नाव यूज़ करेंगे। नहीं, मरुस्थल में लोगों ने अपने यातायात के लिए ऊंट को जो है परिवहन का मुख्य साधन बना लिया है और एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए वो उसका प्रयोग करते हैं। तो इस प्रकार हम ये देखते हैं कि जो अलग अलग परिस्थितियां हैं, उन परिस्थितियों में विभिन्न तरह की जो संस्कृतियां हैं और सांस्कृतिक गतिविधियां हैं वो
स्टार्ट हुई, विकसित हुई। इसके बाद हम ये देखते हैं, जब भी हम संस्कृति के बारे में बात करते हैं तो हमें 2-3 चीज़ें हैं वो ध्यान देने की ज़रूरत है कि संस्कृति सांस्कृतिक अंतःक्रिया के द्वारा सीखी जाती है। यानी संस्कृति के बारे में अगर हमें कोई संस्कृति सीखनी है तो हम उस संस्कृति के अंदर उस समूह के सदस्यों के साथ इंटरेक्शन करते हैं, तभी सीखते हैं। ऐसा नहीं हम बैठे बैठे किसी भी संस्कृति के बारे में सब कुछ जान पाएंगे और उस संस्कृति की सभी जो चीज़ें हैं हमें वो समझ आ जाएगी या हम उसे सीख लेंगे। संस्कृति की कोई भी चीज़ें अगर हमें सीखनी है या समझनी है तो हमें उस संस्कृति के जो सदस्य हैं उनसे इंटरेक्शन करना ही होगा। दूसरा, सामाजिक परिवेश में अंतःक्रिया के द्वारा विभिन्न साधनों और तकनीकों के साथ साथ हम अभौतिक चिन्हों और संकेतों को भी सीखते हैं। तो सिर्फ ऐसा नहीं है कि जब हम इंटरेक्ट कर रहे होते हैं तो हम केवल लोगों से उनके पास जो भी औजार हैं, चीज़ें हैं, केवल उनका प्रयोग सीखते हैं, बल्कि उसके अलावा हम वो जिस तरह के चिन्हों का प्रयोग करते हैं, जिस तरह के संकेतों का प्रयोग करते हैं, हम ये सारी चीज़ें भी सीखते हैं। थर्ड पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान दीजिएगा इस पे। बेशक विविध परिवेशों में भिन्न भिन्न संस्कृतियों का विकास हुआ है, लेकिन हम ये नहीं कह सकते कि कोई एक तरह की जो संस्कृति है वो बेहतर है और दूसरी संस्कृति जो है वो बेहतर नहीं है। उदाहरण के लिए कई बार लोगों को लगता है कि जो ऐसी संस्कृतियां जो ज़्यादा विज्ञान पे, तकनीक पे, टेक्नोलॉजी पे विश्वास करती हैं वो ज़्यादा अच्छी हैं, और ऐसी परंपरागत ज्ञान वाली जो बहुत सारी संस्कृतियां हैं, जैसे आदिवासियों की जो संस्कृतियां हैं, वो पिछड़ी हुई संस्कृतियां हैं। ऐसा नहीं है। एक उदाहरण देखिए, भारत में और जिस समय पे सुनामी आया उस समय पे हम ये देखते हैं कि ऐसी जगहें जहाँ पर विज्ञान और तकनीक ज़्यादा विकसित हो रखी है, वहाँ पर जो मछुआरे हैं उनका जो नुकसान हुआ और तटीय क्षेत्रों पर जो नुकसान हुआ वो नुकसान ज़्यादा है, जबकि ऐसी दूर दराज की जनजातियां जो आदिम समझी जाती हैं, जिन तक अभी आधुनिक विज्ञान और तकनीक नहीं पहुंचा है, उन्होंने अपने परंपरागत ज्ञान से, अपने अनुभव के ज्ञान से ये पता लगा लिया था कि सुनामी आने वाला है, और वो उससे बचने के जो उपाय करने में हमसे ज़्यादा, या ऐसे लोग जो आधुनिक विज्ञान और तकनीक का प्रयोग कर रहे थे उन मछुआरों से ज़्यादा बेहतर तरीके से वो उस स्थिति का सामना कर पाए और उनका नुकसान कम हुआ। अब अगर हम संस्कृति के आयामों को देखें या संस्कृति को मुख्यतः किन किन डायमेंशंस में मापा जाता है, तो मुख्यतः 3 आयाम हैं। पहला आयाम संबंध रखता है संज्ञानात्मक कॉग्निटिव स्ट्रक्चर से। इसका संदर्भ होता है हमारे द्वारा देखे गए, सुने गए व्यवहार को, जो भी चीज़ें हैं उनको व्यवहार में लाके उसे अर्थ प्रदान करने की प्रक्रिया। यानी जब हम एक समूह के सदस्य बनते हैं तो हम उस समूह में जो चीज़ें देखते हैं, सुनते हैं, उनका अर्थ निकालते हैं और उसके अनुसार मीनिंग कंस्ट्रक्ट करते हैं। ये जो एस्पेक्ट है संस्कृति का उसे कहा गया है संज्ञानात्मक पक्ष। मानकीय पक्ष, इसका संबंध होता है हमारे आचरण के नियमों से कि हम किसी फला जगह पे क्या काम कर सकते हैं, क्या नहीं कर सकते हैं, महिलाएं क्या कर सकती हैं, पुरुषों से क्या अपेक्षित होता है, किसी एक प्रथा के अनुसार किस तरह से काम किया जाना चाहिए, कैसी प्रचलित जो चीज़ें हैं, रूढ़ियाँ हैं, वो सारी चीज़ें मानकीय एस्पेक्ट में आती हैं जो संस्कृति के मानकीय पक्ष को निर्धारित करती है। नंबर 3 पे आती हैं भौतिक। इसमें वो सारे साधन होते हैं जो भौतिक रूप से हम जिन्हें छू सकते हैं। इसमें भौतिक साधनों के प्रयोग से संभव कोई भी क्रियाकलाप शामिल होता है, और भौतिक पदार्थों में उपकरण यानी यंत्र शामिल होते हैं, जैसे कार, बस, टीवी, ये सारी चीज़ें जो है वो भौतिक साधन है। संस्कृति एक विशेष तरह से संस्कृति के एस्पेक्ट्स को शो करते हैं। संज्ञानात्मक पक्ष को अगर और अच्छे से हम समझना चाहते हैं तो संज्ञानात्मक पक्ष का संबंध समझ से है। मतलब हम चीज़ों को कैसे समझते हैं, हम अपने वातावरण से प्राप्त होने वाली जो भी सूचनाएं हैं उनका प्रयोग कैसे करते हैं, ये संज्ञानात्मक पक्ष है। जो समाज साक्षर हैं यानी जो लिटरेट समाज हैं
उनके अंदर विचार जो हैं वो किताबों में और लिखित दस्तावेज़ों के रूप में होते हैं और ये लाइब्रेरीज़ में या फिर आर्काइव्स में सुरक्षित रखे जाते हैं। लेकिन ऐसी भी तो समाज हैं जो समाज अभी निरक्षर हैं या लिटरेट नहीं है, वो ज़्यादातर ओरल तरह की जो चीज़ें हैं उन्हें अपनाते हैं। बहुत सारी जनजातियां जो हैं वो याददाश्त में अपनी सारे जो विचार हैं, उनकी जो प्रथाएं हैं, उनको याद रखती हैं और मौखिक रूप से लोगों को हस्तांतरित करते हैं। ऐसी जो समाज होते हैं या जो ऐसे जितने भी कल्चर हैं जो ओरल ट्रेडिशन पे यानी मौखिक परंपरा पर आधारित होते हैं, उनमें मौखिक परंपरा के जो है विशेषज्ञ होते हैं जिन्हें अनुष्ठानों या उत्सव के अवसर पर यह सब सुनाने या याद रखने का प्रशिक्षण दिया जाता है। आज का जो टाइम है समकालीन विश्व, उसमें हम ज़्यादातर इस बात पे बिलीव करते हैं कि चीज़ें हम लिखें, सुने या फिर हम उसको रिकॉर्ड करके, दृश्य रिकॉर्ड करके रखें, तब हमें जो है उसका एक रिकॉर्ड रहता है हमारे पास, हम उन्हें समझते और देखते हैं। यानी संज्ञानात्मक जो पक्ष है आज के समय की संस्कृति का, उसमें लिखित, श्रव्य और दृश्य, ये तीनों तरीके आते हैं। फिर भी हम ये देखते हैं कि कुछ कुछ संस्थाएं ऐसी हैं जहाँ पर लिखने को प्रोत्साहित नहीं किया जाता। उदाहरण के लिए जो शास्त्रीय संगीत है, भारत का ट्रेडिशनल तरीके से क्लासिकल जो म्यूज़िक है, उसमें विद्यार्थियों को अभी भी ये कहा जाता है कि सारी चीज़ों को वो याद करें, याद करके रखें, बजाय इसके कि वो उसे लिखें। तो कोई भी जो संस्कृति है उसका कॉग्निटिव जो एस्पेक्ट है, संज्ञानात्मक जो पक्ष है, वो इस बात पे डिपेंड करता है कि हम किस तरह का समाज है और वो समाज अपने विचारों को, अपने संकेतों को कैसे प्रिजर्व रखता है और उसे कैसे हस्तांतरित करता है नए सदस्यों को। मानकीय जो पक्ष है उसके अंतर्गत लोक रीतियाँ, नीतियाँ, लोकाचार, परिपाटी या कानून शामिल होते हैं। यानी किस तरह की प्रथाएं हैं, किस तरह के रिचुअल हैं, किस तरह से चीज़ें परंपरागत तरीके से चली आ रही हैं, ये सब चीज़ें मानकीय एस्पेक्ट में आते हैं कल्चर के। ये वो मूल्य या नियम होते हैं जो विभिन्न संदर्भों में सामाजिक व्यवहार को दिशा निर्देश देते हैं। ये गाइड करते हैं लोगों को कि कोई भी अगर सिचुएशन है तो उस सिचुएशन में लोग कैसे व्यवहार करेंगे। तो ये सारी वैल्यूज़ और सारे नियम इसके अंतर्गत आते हैं। समाजीकरण के परिणाम स्वरूप हम प्राय सामाजिक मानकों का अनुसरण करते हैं। तो जब हमारा जो सोशलाइजेशन होता है उस प्रोसेस में हमें सारी ये जो मूल्य हैं या जो नियम है वो सिखाए जाते हैं। और हम ये भी जानते हैं कि जो सामाजिक मानक होते हैं यानी जो सोशल स्टैंडर्ड्स होते हैं वो सैंक्शन देते हैं हमें कि हम क्या कर सकते हैं और क्या नहीं कर सकते, और वही हमारी जो अनुरूपता है उसको बढ़ावा देते हैं कि हम किसी भी एक समूह का जो सदस्य हैं हम उसके अनुकूल बनते जाएं। जैसा हमसे एक्सपेक्टेशन की जाती है उस एक्सपेक्टेशन के अकॉर्डिंग ही समाज हमें एक्सेप्ट करता है। थर्ड जो एस्पेक्ट है वो भौतिक एस्पेक्ट है, भौतिक पक्ष है, यानी मटेरियल एस्पेक्ट ऑफ कल्चर है, जिसके अंतर्गत औजार, तकनीक, यंत्र, भवन और यातायात के साधन आते हैं। साथ ही साथ संप्रेषण के जो उपकरण हैं वो भी आते हैं। कहने का मीनिंग ये है कि किसी भी सोसाइटी में जिस तरह के टूल्स यूज़ किए जाते हैं, जिस तरह से कि तकनीक यूज़ की जाती है, टेक्नोलॉजी यूज़ की जाती है, ट्रांसपोर्ट के मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट किस तरह के हैं, वहाँ उत्पादन के लिए किस तरह के साधन, मशीनरी प्रयोग की जाती है, और इन्फॉर्मेशन एक जगह से दूसरी जगह पहुँचाने के लिए भी जैसे उपकरण प्रयोग किए जाते हैं, वो सारी चीज़ें जो कि हमें दिखाई देती हैं ठोस तौर पर, वो भौतिक एस्पेक्ट होता है किसी भी कल्चर का। उदाहरण के लिए टीवी, रेफ्रिजरेटर, सिंचाई के लिए इलेक्ट्रॉनिक मोटर, मोबाइल फ़ोन, बस, कार, ये सारे जो है संस्कृति का जो भौतिक पक्ष है उसको दिखाते हैं। अगर मेन तौर पर हम देखें संस्कृति का जो सैद्धांतिक आयाम है वो आयाम भौतिक संस्कृति और अभौतिक संस्कृति के आधार पर भी कैटेगराइज किया जाता है। अभी हमने जो तीनों एस्पेक्ट पढ़े हैं उन तीनों एस्पेक्ट्स में से
भौतिक संस्कृति का जो पक्ष है वो भौतिक पक्ष में ही आता है, और अभौतिक पक्ष जो संस्कृति का है उसमें संज्ञानात्मक और मानकीय पक्ष आते हैं। इसके बारे में थोड़ा डिटेल से पढ़ते हैं कि किस तरह से भौतिक संस्कृति और अभौतिक संस्कृति एक दूसरे से डिफ्रेंशिएट करती हैं, यानी मटेरियल कल्चर और नॉन मटेरियल कल्चर क्या होता है। पहला पॉइंट, भौतिक संस्कृति मूर्त होती है जिसे हम देख सकते हैं या छू सकते हैं, यानी जो सारी चीज़ें संस्कृति का ऐसा पार्ट जिस पार्ट को हम देख सकते हैं, जो हमारे सामने दिखाई देती हैं, जिनको हम छू सकते हैं, वो सारे एस्पेक्ट, वो सभी चीज़ें भौतिक संस्कृति का हिस्सा होते हैं। जैसे किताब, पेन, कुर्सी, टीवी, ये सारी जो चीज़ें हैं देखने में, जिन्हें हम देख भी सकते हैं और जिन्हें हम छू भी सकते हैं, वो सभी भौतिक संस्कृति का हिस्सा होती हैं। लेकिन अभौतिक संस्कृति अमूर्त होती है, उसे हम देख और छू नहीं सकते। जैसे विचार, आदर्श, ये हमें दिखाई नहीं देते और ना ही हम इनको डायरेक्टली महसूस कर सकते हैं, लेकिन ये बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं। तो ये नॉन मटेरियल एस्पेक्ट है, क्योंकि यही हमारे जो पूरा लाइफ है उसको गाइड करते हैं। सेकंड पॉइंट देखें, भौतिक संस्कृति को हम गुणात्मक रूप से माप सकते हैं। गुणात्मक रूप से मापने का मतलब क्या है कि हम उसे मेजर कर सकते हैं, क्वांटिफाई कर सकते हैं, जबकि अभौतिक जो संस्कृति है उसको हम माप नहीं सकते। विचार को कैसे मापेंगे हम उसे बहुत आसानी से नहीं माप सकते, और बहुत जगहों पे तो हम उसको क्वांटिफाई कर ही नहीं सकते। नंबर 3, भौतिक संस्कृति में परिवर्तन तेजी से आते हैं, क्योंकि संसार में परिवर्तन तेजी से आते हैं, और अभौतिक संस्कृति में परिवर्तन धीरे धीरे आते हैं, क्योंकि ये लोगों के विचार धीरे धीरे बदलते हैं। एक उदाहरण लेते हैं इस पॉइंट का। फॉर एग्जाम्पल, मोबाइल फ़ोन का ऑलमोस्ट डेली जो है 1 से 2 नए तरीके के मोबाइल फ़ोन आते रहते हैं, नई अपग्रेडेशंस आती रहती हैं। तो जो संस्कृति है, भौतिक संस्कृति, मोबाइल फ़ोन भौतिक है, हम उसे देख सकते हैं, छू सकते हैं, तो मोबाइल भौतिक संस्कृति का हिस्सा है, जिसमें जो चेंजेस हैं वो बहुत लगातार चेंजेस आते रहते हैं। और सोसाइटी, अब मोबाइल जो अभौतिक पार्ट है, उसी मोबाइल को लोग अपने जीवन का हिस्सा बनाते हैं, और उसके साथ साथ जो होने वाले चेंजेस हैं लाइफ में, उनको वो कितना एक्सेप्ट कर पाते हैं, ये अभौतिक संस्कृति का हिस्सा है। उदाहरण के लिए, क्या लड़कियों के पास मोबाइल फ़ोन होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? बच्चों को किस उम्र में मोबाइल फ़ोन देना चाहिए? क्या घर के सभी सदस्यों के पास मोबाइल फ़ोन होना चाहिए? एक तरफ हम कह रहे हैं कि मोबाइल फ़ोन लगातार, भौतिक संस्कृति का जो एस्पेक्ट है उसमें तो लगातार जो है मोबाइल चेंज होते जा रहे हैं, लगातार अपग्रेड होते जा रहे हैं, लेकिन उसे हमारे घर में सभी सदस्यों के पास उसकी एक्सेस हो। लड़कियों को देना चाहिए, नहीं देना चाहिए? क्या सिर्फ लड़कों को देना चाहिए? किस उम्र में देना चाहिए? कितना मोबाइल डाटा डलवाना चाहिए या नहीं डलवाना चाहिए? इस तरह के जो विचार हैं वो धीरे धीरे ही चेंज होते हैं, क्योंकि लोगों की जो मेंटल स्टेट है, माइंड है, उनका जो विचार है वो धीरे बदलता है। लेकिन दूसरी तरफ जो भौतिक संस्कृति है वो लगातार जल्दी चेंज होती जाती है। जैसे अगर हम भौतिक संस्कृति का दूसरा एग्जाम्पल लें कि जो मटेरियल है, कल्चर है, वो तो बहुत जल्दी चेंज हुआ। हमारे पहनावे की जो चीज़ें हैं, मोबाइल जो बाज़ार है वो जीन्स से भरे हुए हैं, मोबाइल इस तरह के वेस्टर्न जो बहुत सारी चीज़ें हैं वो भरी हुई हैं, लेकिन बाज़ार में वो चीज़ें आ जाने के बावजूद भी क्या सब लोग उसी तरह का जो पहनावा है उसको एक्सेप्ट कर लिया उन्होंने उसी समय? नहीं, उसको एक्सेप्ट करने में काफ़ी टाइम लगता है। तो जहाँ विचारों की बात आती है, अभौतिक संस्कृति का जो हिस्सा होते हैं वो धीरे धीरे चेंज होता है। लोगों के विचार तेज़ी से नहीं बदलते, जिस तेज़ी से हमारी जो भौतिक संस्कृति है वो चेंज होती है। फोर्थ पॉइंट, भौतिक संस्कृति में किसी नई चीज़ का आविष्कार होता है। लगातार जो है हमारी जो मटेरियल कल्चर है उसमें नई नई चीज़ों का आविष्कार होता रहता है, तो इसका लाभ कोई भी व्यक्ति या कोई भी समाज उठा सकता है। मान लीजिए अमेरिका में बनी है कोई नई टेक्नोलॉजी मोबाइल की, तो वो टेक्नोलॉजी में जो भी चेंज होता है वो टेक्नोलॉजिकल चेंजेस वर्ल्ड के किसी भी हिस्से में जा सकता है, लेकिन अभौतिक संस्कृति के तत्वों का लाभ सिर्फ उसी समाज के सदस्य उठा सकते हैं। क्यों? क्योंकि ये विचारों से और आदर्शों से संबंधित है, मानकों से संबंधित होती है, जो केवल उसी
संस्कृति के सदस्यों के लिए बनाया जाता है। नंबर 5, भौतिक संस्कृति के तत्व आकर्षक होते हैं, इसलिए हम उन्हें आसानी से स्वीकार कर लेते हैं। जो भौतिक, क्योंकि वो हमें दिखाई देते हैं, हम उन्हें छू सकते हैं, देख सकते हैं, तो जैसे जैसे वो चेंजेस आते हैं, वो चेंजेस बहुत जल्दी चेंजेस हो सकते हैं। लेकिन अभौतिक संस्कृति के तत्व आकर्षक नहीं होते, इसलिए हम इसमें आने वाले परिवर्तनों को आसानी से स्वीकार नहीं करते। विचार चेंज होते हैं, नई तरह के सैंक्शंस लगते हैं, इन सब चीज़ों को, विचारों को चेंज होने में, कानूनों को चेंज होने में, उनको इम्प्लीमेंट होने में, रीति रिवाजों को चेंज होने में टाइम लगता है। लेकिन दूसरी तरफ जो भौतिक संस्कृति है वो बहुत जल्दी से चेंज हो जाती है। तो दोनों के बीच ये भी डिफरेंस आता है कि एक तरफ भौतिक संस्कृति तो चेंज हो जाती है, लेकिन लोगों का जो विचार है वो चेंज नहीं होते, और वो विचार चेंज नहीं होते क्योंकि विचार धीरे धीरे ही चेंज होते हैं। तो अभौतिक जो संस्कृति है वो धीरे चेंज होती है, वो टाइम लेती है, जबकि भौतिक संस्कृति के अंदर आने वाले जो चेंजेस हैं वो बहुत क्विकली होते हैं और वो जल्दी से लोग स्वीकार भी उन्हें कर लेते हैं। तो आज हमने पढ़ा संस्कृति क्या है, संस्कृति की विभिन्न परिभाषाएं क्या है, संस्कृति के विभिन्न आयाम क्या हैं, और उसमें भी हमने लास्ट में पढ़ा भौतिक संस्कृति और अभौतिक संस्कृति का क्या रिलेशनशिप है। आई होप आपको ये पॉइंट्स समझ आए होंगे। अगर आपको कोई पॉइंट समझ नहीं आया हो तो कमेंट करके हमें आप बता सकते हैं।